जोहार दोस्तों, मैं जय कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल सही पाठशाला में स्वागत करता हूं। जितने सारे बच्चे एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ निकाले हैं और झारखंड के आने वाले जो एग्जाम देने वाले हैं, खास करके झारखंड पुलिस का, जेटेट का और भी जितने सारे महत्वपूर्ण एग्जाम होंगे, एनटीपीसी का, एसएससी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जो भी बच्चे रनिंग पास किए एक्साइज कांस्टेबल का, उससे मैंने वादा किया था कि झारखंड से जुड़े हुए 1000 क्वेश्चन का सीरीज और साइंस से जुड़े हुए 500 क्वेश्चन का मैं सीरीज चलाऊंगा। तो उसी 500 क्वेश्चन में आज पहला सीरीज है मेरा साइंस का, तो आप लोग देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए और इससे जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको जानने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक इजिकल टू कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, मैंने 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। अब यहाँ प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? 1 लाइट ईयर बराबर क्या होगा? तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, मीटर होगा, याद रखिएगा। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर किलोमीटर में होगा ना तो सेम चीज यहाँ पे यही रहेगा, खाली यहाँ पे 12 किलोमीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। मीटर में रहेगा तो 9.467 आपका हो जाएगा 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में होगा तो 9.467 इंटू 10⁻12 आपका किलोमीटर होगा। तो ये आप जान गए। अगला सवाल आइए, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहता है? न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहता है? तो प्रथम नियम को, पहला नियम को न्यूटन का जो है गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहता है। अब आप लोग जानिए कि पहला नियम क्या है न्यूटन का। न्यूटन का पहला नियम ये बोलता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, और यदि कोई बाह्य आपका विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। अब जानिए यहाँ पे न्यूटन के बारे में कि न्यूटन ने अपने गति नियमों का प्रकाशन किस किताब में किया था? तो प्रिंसिपिया में किया था। एक बुक है उनका, प्रिंसिपिया में किया था। अच्छा, ये प्रिंसिपिया बुक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1687 में, 1687 में हुआ था। अब अगला आइए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। कौन सा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका रूपांतरण या परिवर्तन करेगा? तो यहाँ होगा इसका आंसर क्या? विद्युत मोटर। क्या होगा? विद्युत मोटर। अब देखिए हम डायनेमो लिखे हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे लिखने का कि डायनेमो जो है यांत्रिक को विद्युत में रूपांतरण करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूपांतरण कौन करेगा? डायनेमो। जस्ट उल्टा करता है इसका, तो गलती मत कीजिएगा आप लोग। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में करेगा कौन? विद्युत मोटर। और यांत्रिक को विद्युत में करेगा कौन? आपका डायनेमो। अगला क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, इसका वैल्यू होता है स्मॉल जी, इससे इंडिकेट करते हैं। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का जो वैल्यू होता है। अब देखिए कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? ध्रुव पर होगा। कहाँ पे होगा? ध्रुव पर होगा। यहाँ पे लिखे केंद्र पर, तो केंद्र पे 0 होता है, सबसे कम होगा केंद्र में, और सबसे अधिक कहाँ होगा? आपका ध्रुव पर। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो होता है बार। बार से वायुमंडलीय दाब का जो है मापा जाता है। अब यहाँ बार है तो बार का वैल्यू कितना होता है? एक बार बराबर क्या होगा? एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है किसका? एक बार का वैल्यू। अगला देखिए, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर है। अगला, इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति का खोजकर्ता कौन है? यहाँ इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता नहीं पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन के तरंग के प्रकृति का खोजकर्ता कौन है? तो डी ब्रोगली है। कौन है? डी ब्रोगली है। अब आप लोग जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? गोल्ड स्टीन। और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? चैडविक। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कौन हो जाएगा? जे थॉमसन। प्रोटॉन का कौन हो जाएगा? गोल्ड स्टीन। और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन हो जाएगा? आपका चैडविक, जेम्स चैडविक। 1932 में किया था न्यूट्रॉन का खोजकर्ता। अब आइए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, डोलामाइट किसका है? मैग्नीशियम का। यहाँ हमेशा बच्चा लोग कंफ्यूज होता है और यहाँ याद करना थोड़ा इसको मैंने मुश्किल हो जाता है। अब देखिए डोलामाइट किसका है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है
जो एस वो आपको पूरा ट्रिक्स याद करवाते हैं। इसका ट्रिक है मैं डोला कान में किस, याद हो जाएगा, मैं डोला कान में किस। अब देखो मैं से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, डोला से क्या हो जाएगा डोलामाइट, मैंने मैग्नीशियम का सब है। तो डोला से क्या हो जाएगा डोलामाइट, कान से क्या होगा कार्नेलाइट, माई से क्या हो जाएगा मैग्नेसाइट, और किस से क्या हो जाएगा किसेराइट। याद हो जाएगा, फिर सुन लीजिए मैं डोला कान में किस, माई से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, डोला से क्या होगा डोलामाइट, कान से क्या होगा कार्नेलाइट, और माई से क्या हो जाएगा मैग्नेसाइट, और किस से क्या हो जाएगा किसेराइट। मैं डोला कान में किस। और एक और होता है इप्सम लवण, उसको याद कर लीजिएगा। अब यहां समझिए डोलामाइट, डोलामाइट और एक चीज का एस्क है मैग्नीशियम के अलावा, वो है कैल्शियम का। याद रख लीजिएगा कि मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम का भी एस्क का नाम क्या है डोलामाइट। अगला देखिए सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो सफेद सोना बोलते हैं किसको प्लेटिनम को। किसको बोलेंगे प्लेटिनम को बोलेंगे क्या सफेद सोना बोलेंगे। अब यहाँ लिखे हैं FeS2 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है झूठों का सोना या बेवकूफों का सोना, इसे कहा जाता है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा और गलती से भी गलती नहीं मारिएगा, नहीं तो आप लोग बेवकूफ बन जाइएगा भाई, बेवकूफ नहीं बनना है आप लोग को। झूठा सोना या बेवकूफ का सोना क्या कहलाएगा फेरस सल्फेट, और सफेद सोना किसको बोलेंगे प्लेटिनम को। अगला देखिए फ्यूज का तार किसका बना होता है, फ्यूज का तार जो घर में होता है किसका बना होता है लेड और टिन का। एकदम याद करने का सिंपल और आसान तरीका, आप कभी नहीं भूलिएगा। फटीले, एक वर्ड याद रखिए क्या फटीले, फ से क्या हो जाएगा फ्यूज, टी से क्या हो जाएगा टीन, ले से क्या हो जाएगा लेड। तो एकदम याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा फटीले। यहाँ लेड मैंने शीशा, याद रखिएगा कि फटीले क्या हो जाएगा फ से फ्यूज, टी से टीन, ले से लेड, एकदम आसान से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है क्या अगला क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये हमेशा यहाँ से आता है। अभी फंसिएगा, देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि फूलों का अध्ययन क्या अध्ययन स्टडी, तो बोलेगा क्या होगा एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन पूछेगा तो क्या होगा एंथोलॉजी। लेकिन फूलों का व्यापारिक कृषि को क्या बोलेंगे हम लोग फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन स्टडी तो क्या होगा लॉजी, स्टडी क्या होगा लॉजी, माने एंथोलॉजी होगा। और फूलों का यदि बोलेगा व्यापारिक कृषि क्या कहलाएगा फ्लोरिकल्चर। अब यहाँ लिखे मछली, सेम कहानी यहाँ भी मछली का, मछली का जो है आपका अध्ययन कहलाएगा इक्थियोलॉजी। क्या कहलाएगा इक्थियोलॉजी कहलाएगा। और मछलियों का व्यापारिक कृषि आपको क्या कहा जाएगा पीसीकल्चर। तो क्या हो जाएगा एंथोलॉजी में हो जाएगा फूलों का अध्ययन, और फूलों का व्यापारिक कृषि क्या कहलाएगा फ्लोरिकल्चर। मछली का आपका अध्ययन क्या कहलाएगा इक्थियोलॉजी। देखिए यहाँ भी लॉजी अध्ययन है, यहाँ भी लॉजी आपका अध्ययन है, और मछली का व्यापारिक कृषि क्या कहा जाएगा पीसीकल्चर। चलिए अगला कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं सिद्धांत स्लाइडेनम स्वान दिया, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया है, स्लाइडेनम स्वान दिया है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है तो स्लाइडेनम स्वान ने दिया। अब पूछता कब दिया है तो भी याद कर लीजिए आप लोग 1838 से 39 आपका हो जाएगा 1838 से 39 में कोशिका का सिद्धांत। अब कोशिका का खोजकर्ता कौन है तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। कब 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा, कब आपका 1665 में। अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है तो शुतुरमुखी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकेमा। याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु की होता है, उसका नाम क्या है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकेमा हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की, किसका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। चलिए अगला आइए, और एक चीज और जान लीजिए कि कोशिका को सबसे पहले देखा कौन था तो लुवेनहॉक। कोशिका को सबसे पहले देखा कौन था लुवेनहॉक देखा था। अगला कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलेंगे माइट्रोकांडिया को। माइट्रोकांडिया को आपका क्या बोलेंगे कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ सेल। अब यहाँ दो सवाल और बनता है कि माइट्रोकांडिया खोजकर्ता कौन है, तो ये अल्टमैन याद रख लीजिएगा आप लोग। अल्टमैन जो है माइट्रोकांडिया खोज करता है। और यदि बोलेगा माइट्रोकांडिया का नाम माइट्रोकांडिया किसने दिया, इसका नाम माइट्रोकांडिया है ना, तो सबसे पहले इसका नाम माइट्रोकांडिया कौन दिया तो बेंडा। दो सवाल बनता है, कंफ्यूजन नहीं होगा, गलती नहीं मारिएगा। कोशिका का सिद्धांत कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है तो माइट्रोकांडिया को, और इसका खोजकर्ता कौन है अल्टमैन, और इसका नामांकन कौन किया बेंडा। अगला डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल
का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए के द्विकुंडलिक संरचना मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया। कौन किया है? वाटसन एंड क्रिक ने किया। कब किया? ये भी पूछता है आजकल। 1953 में, 1953 में किया है। और इसके लिए वाटसन एंड क्रिक को डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए जब 1953 में किया था, उसके लिए नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1962 में, 1962 में, यानी 1953 में उन्होंने खोज किया और उसके 9 साल के बाद इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अगला कि किस विटामिन का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है? एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है भाई। अभी किस विटामिन का जो है रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड क्या है? B11। क्या है? विटामिन B11। तो आसानी से पूरा विटामिन का नाम ऐसे याद कर लीजिए। विटामिन ए का रेटिनॉल, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन और B5 का पेंटिथेनिक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B12 का साइनोकोबालेमिन और B11 तो बोल ही दिया आपको कि फॉलिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन्स। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, फिर से हम बताते हैं भाई रेंडमली और याद कर लीजिए आप लोग। विटामिन ए का रेटिनॉल, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन या निकोटिनामाइड, B5 का पेंटिथेनिक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B11 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालेमिन, BC विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी का विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन्स। तो आप लोग इस तरह पूरा याद कीजिए। खाली क्वेश्चन को मत देखिए। आप लोग घर में जो सेट बनाते हैं या पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन को मत देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप को, उससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सब भी जानने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि जो आप क्वेश्चन पढ़े ऊन आया है और उससे जुड़ा हुआ जो और फैक्ट आ गया, तो आप लोग कैसे बनाइएगा? उससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सब भी जानने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों ये मेरा पहला सेशन था। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल श्रेय पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोग को इस तरह का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट जो है सीरीज मैं चलाता रहूंगा, आप लोग को बताता रहूंगा। तो यदि आप लोग को ये मेरा पूरा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल श्रेय पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि उससे हम लोग को भी एनर्जी मिलता है भाई, तो वो जो बहुत जरूरी है। और एक काम कीजिए कि आप लोग पढ़िए, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा कोई मतलब नहीं है। आप अपना पूरा गोल जो है स्टडी में रखिए, आपका नौकरी होगा। यदि नौकरी लेना है भाई एक्साइज कांस्टेबल में, उत्पाद सिपाही में, तो पूरा फोकस जिस तरह आप लोग दौड़े हैं ना उस तरह पूरा फोकस पढ़ाई में कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मैं इस तरह बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों में डालता रहूंगा। जोहार, जय झारखंड।